हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग कल करने जा रहे हैं एमिली डिकिंसन की एक बहुत ही फेमस पोएटिक वर्क बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एमिली डिकिंसन की लाइफ हिस्ट्री और उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था और एमिली डिकिंसन की एक बहुत ही फेमस पोएटिक वर्क आई टेस्ट अ लिकर नेवर ब्रूड को भी दूसरी वीडियो में कवर किया था। तो इन दोनों वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपके सिलेबस में है तो आप देख सकते हैं जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा या फिर आप एंड स्क्रीन पर भी जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट, जो कि एमिली डिकिंसन का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी पोएम को या फिर किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोग उसके हेडलाइन या फिर हेडिंग के बारे में बात करते हैं और इसकी जो भी हेडिंग है वो और कुछ नहीं, पोएम की फर्स्ट लाइन को ही हेडिंग बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट। मतलब कि जो मैं एमिली डिकिंसन क्या इस पूरी पोएम में बता रही हैं, ये डेथ से रिलेटेड पोएम है और एमिली डिकिंसन इस पोएम में बताती हैं कि मेरे पास में इतना समय नहीं था कि मैं डेथ का इंतजार कर सकूं या फिर मैं डेथ के लिए रुक सकूं। ठीक है, तो सीधी सी बात जो है, जो इसकी हेडिंग से पता चल रही है कि बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, मतलब कि मेरे पास इतना समय नहीं था, मैं इतना ज़्यादा इस भौतिक दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा उलझ चुकी थी या फिर अपने कामों में इतना ज़्यादा उलझ गई थी कि मुझे डेथ की परवाह ही नहीं थी कि डेथ आनी भी है। इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी ये याद ही नहीं रह गया कि एक ना एक दिन डेथ मुझे आनी भी है। लेकिन जो डेथ होती है वो उसको हमेशा याद रहता है कि मुझे उस पर्टिकुलर इंसान के पास में जरूर से जाना है जब उसका समय ओवर हो जाता है। ठीक है, तो हो सकता है हम भूल जाएं कि डेथ हमको भी आएगी, आपको भी आएगी, लेकिन जो डेथ होती है वो कभी नहीं भूलती कि मुझे हर एक उस इंसान के पास में तब जाना है जब उसका समय इस दुनिया से पूरा हो जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो समरी है दोस्तों, इस पूरी पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो आपको कभी भी कहीं पर भी इजीली मिल जाएगा इंटरनेट वगैरह पे, और आपके टीचर्स लोगों ने भी कहीं ना कहीं से उसको आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं। और अभी फिलहाल दोस्तों मैंने इस पूरी पोएम की समरी को बनाया है जो कि मैंने खुद से टेक्स्ट किया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एकदम इजी सा सिंपल सा टेक्स्ट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको इसका जो पोएम की हेडिंग है, पोएम की हेडलाइन है, उसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग बात करते हैं पोएम की समरी के बारे में। तो देखिए, जो पोएम है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर दैट वाज कंपोज्ड बाय द अमेरिकन पोएटेस एमिली डिकिंसन। ये जो पोएम है वो एमिली डिकिंसन के द्वारा लिखी गई है, ये तो आपको पता ही होगा। और उसके बाद में इन हर पोएम द पोएट बोल लो या पोएटेस बोल लो, तो इन हर पोएम द पोएट रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन रेस। और इस पूरी पोएम का जो थीम है वो क्या है, डेथ ही पूरी पोएम का थीम है। और इसमें एमिली डिकिंसन ने ह्यूमन रेस के बारे में बताया कि एक दूसरे से जो आदमी होता है वो किस तरीके से जेलस की फीलिंग रखता है और एक दूसरे से आगे निकलने की चाह में इतना ज़्यादा उलझ जाता है कि हमें अपनेपन में जीने का खुल के कोई भी मौका मिल ही नहीं पाता। हम मतलब इस पूरे फिजिकल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा ट्रैप्ड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम अपने साथ में जो हमें अपने साथ में हमें कुछ समय बिताना चाहिए तो वो सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। और एक ना एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि जब हमको डेथ आ ही जाती है। ठीक है, तो ये बताते हैं कि व्हेन शी डिक्लेयर्स दैट शी इज टू बिजी टू थिंक अबाउट दैट, मतलब कि वो इतना ज़्यादा इस पूरी भौतिक दुनिया में, इस फिजिकल वर्ल्ड में इतना ज़्यादा वो उलझ गई थी, इतना ज़्यादा वो अपने आप को उलझा हुआ बताती है इस पूरी दुनिया में कि वो डेथ के बारे में भूल ही गई थी कि मुझे भी डेथ एक ना एक दिन आनी है। ठीक है, वो इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी इस पूरी वर्ल्ड के साथ में और ये चीज़ को भूल गई थी कि डेथ भी एक दिन मुझे आएगी। लेकिन जो डेथ होती है, बट डेथ नेवर फॉरगेट्स, जो डेथ होती है वो कभी भी नहीं भूलती कि मुझे उस पर्टिकुलर इंसान के पास में, उस पर्टिकुलर आदमी के पास में तब जाना है जब उसका टाइम इज़ ओवर, मतलब कि जब उसका समय पूरा हो जाता है। ठीक है, टू द पोएट डेथ इज़ काइंड, और जो डेथ होती है वो सभी के लिए पास में आती है, वो जो डेथ होती है वो सर्टेन होती है, वो सबके पास में आती है। और जो पोएट है, पोएट के लिए जो, जैसा कि हमारे मन में ऐसा फीलिंग आता है डेथ का नाम सुनते ही कि एक तरीके से डेंजरस सी फीलिंग आती है कि जैसे लगता है जो डेथ है वो कुछ
डिफरेंट, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही डेंजरस चीज़ हो, ठीक है। तो जो पोइटस है वो ये बताती है, एमिली डिकिंसन ये बताती हैं कि मेरे लिए तो जो डेथ थी वो बहुत ही दयालु सी थी, मतलब कि काइंड थी, और जब वो आई है ना तब उसने मुझे क्या किया, एक ऑफर किया। क्या चीज़ ऑफर किया? चैरियट। मतलब चैरियट का मतलब होता है एक तरीके का रथ, रथ मतलब जिसमें 2 घोड़े बंधे होते हैं और उसके पीछे से गाड़ी जो होती है उसको आप रथ बोल लो, ठीक है। तो जब डेथ आई थी ना तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दयालु थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, और अपने साथ में एक चैरियट लेकर के आई थी जो कि उसने मुझे ऑफर किया बैठने के लिए, ठीक है। और मैं उस रथ के ऊपर में, चैरियट के ऊपर में, कैरेज के ऊपर में बैठ गई। इन द कैरेज वेयर शी वॉज ट्रेवलिंग देयर वॉज ओनली 2 कंपेनियंस। कंपेनियंस का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में साथी, ठीक है। तो एमिली डिकिंसन उस रथ में बैठ गई, और रथ में वो अकेले नहीं बैठी थी, उनके साथ में 2 और भी लोग थे। एक तो डेथ थी, ठीक है, और दूसरी थी इमोरलिटी। तो पूरे रथ में, पूरी गाड़ी में 3 लोग बैठे थे। पहली एमिली डिकिंसन, दूसरी डेथ, और तीसरी इमोरलिटी। इमोरलिटी का मतलब दोस्तों होता है अमरता। अमरता यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करती है, इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि यहाँ पर जो एमिली डिकिंसन है वो डेथ से सीधा सा मतलब है कि एमिली डिकिंसन की लाइफ यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है, बट वो जो एमिली डिकिंसन है उनकी लाइफ एक न्यू जर्नी की तरफ जा रही है, ठीक है। तो 3 लोग बैठते हैं उस रथ के ऊपर, उस चैरियट के ऊपर। एमिली डिकिंसन खुद बैठती हैं, और जो डेथ होती है लेने आती है उनको, वो बैठती है। और इमोरलिटी का मतलब अमरता। जो एमिली डिकिंसन है उनकी लाइफ अभी आगे भी जारी रहेगी, उनकी लाइफ यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती है, डेथ के बाद में आगे उनको और भी एक न्यू जर्नी पे जाना है, ठीक है। तो जब वो डेथ इमोरलिटी और एमिली डिकिंसन तीनों लोग बैठ करके चैरियट के ऊपर में यात्रा कर रहे थे, जब वो अपनी ट्रैवलिंग कर रहे थे, अपनी यात्रा पे जब जा रहे थे, तो एमिली डिकिंसन थी वो अपने इस पूरे दुनिया के जितने भी ट्रैवल्स होते हैं, जितनी भी टेंशन होती है दिमाग की, या फिर उनके जितना भी लेबर किया, उन्होंने जितना भी हार्ड वर्क किया था, या फिर उन्होंने जितना भी लेजर किया था, कितना भी अच्छा समय इस पूरी दुनिया के साथ में बिताया हो, या फिर कितना भी बुरा समय इस दुनिया के साथ में बिताया हो, वो सारी चीज़ें वो भूल गई। और उस राइड को, वो जो राइड थी जो कि डेथ लेकर के जो जहाँ पर उनको जिस रास्ते पे जा रही थी, उस राइड को वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। अब इनको राइड के रास्ते में, मतलब कि उनको रास्ते में 3 चीज़ें दिखाती है, 3 चीज़ें दिखाती है। एक तो पहली चीज़ होती है वो दिखाती है कि एक स्कूल दिखाती है, एक स्कूल में बच्चे बहुत सारे खेल रहे होते हैं, वो दिखाती है जो डेथ होती है एमिली डिकिंसन को। दूसरी चीज़ होती है जो डेथ दिखाती है एमिली डिकिंसन को, एक पके हुए फसलें दिखाती है। और तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है सन, मतलब कि उनको ऐसा फीलिंग आता है कि या तो वो सन के पास से गुजरी या फिर जो सन है वो उनके पास से गुजरा। तो ये चीज़ जो होती है वो 3 चीज़ें रास्ते में ये लोग देखते हैं, जो कि इस एक स्कूल होता है जहाँ पर चिल्ड्रंस जो होता है प्लेइंग कर रहे होते हैं जॉयफुली। वो इंडिकेट क्या करता है? बचपन के दिनों को इंडिकेट करता है, इनोसेंट चाइल्डहुड, ठीक है। मतलब क्या चीज़ इंडिकेट करता है? चाइल्डहुड के डेज के दिनों को। और जो पकी हुई फसलें होती हैं, जो कि ऐसा एमिली डिकिंसन को लगता है कि पकी हुई फसलें उनको घूर रही हैं, तो वो इंडिकेट करती है मैनहुड को, मतलब कि जवानी के दिनों को वो इंडिकेट करती हैं पकी हुई फसलें। और जो ऐसा लगता है कि जो सूरज ढल रहा है, या फिर जो सूरज जो है वो एमिली डिकिंसन के पास से गुजरा, या फिर एमिली डिकिंसन सूरज के पास से गुजरी, तो वो क्या इंडिकेट करता है? ये ऐसा इंडिकेट करता है कि जो जीवन की ओल्ड एज है। तो मतलब कि 3 स्टेजेस को दिखाया गया है यहाँ पर, 3 स्टेजेस को इस पूरी पोएम में मेंशन किया गया है। चाइल्डहुड डेज को, जो यंग एज होती है उसको, मतलब कि जो जवानी के दिनों को, और ओल्ड एज को, 3 चीज़ों को, 3 एजेस को मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आई होप कि जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये आपको क्लियरली समझ में आता है। और किस किस चीज़ से इंडिकेट किया गया है? 3 चीज़ें दिखाते हैं। स्कूल के डेज, मतलब कि स्कूल में जहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं वो चाइल्डहुड डेज को इंडिकेट करता है। जहाँ पर फसलें पकी होती हैं वो मैनहुड डेज को, मतलब जवानी के दिनों को इंडिकेट करती हैं। और जो सूरज ढल रहा होता है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? वो ओल्ड एज को, जो हमारी जीवन की ओल्ड एज होती है, वृद्धावस्था होती है, उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। तो 3 चीज़ें यहाँ पर देखती हैं एमिली डिकिंसन। और फिर उनको रास्ते में जाते जाते इतनी ज़्यादा वो हल्का सा वो कोल्ड फील करने लगती है, मतलब उनको थोड़ी सी सर्दी सी, मतलब कोल्ड सा फील होने लगता है। और वो ये बताती है कि जो उनका गाउन है, जिसको वो पहने हुए हैं, वो बहुत ही पतला है, और उनके पास में जो कपड़े हैं वो कम पड़ रहे हैं, धीरे धीरे कम पड़ रहे हैं। जो सर्दी है वो धीरे से बढ़ती चली जा रही है, ठीक है।
क्योंकि जो सन है वो क्या हो चुका है, वो ढल चुका है, सूरज जो है वो ढल चुका है और अब धीरे धीरे सर्दी पड़ना स्टार्ट हो गई, तो वो गाउन जो है वो सर्दी को बचा नहीं पा रहा है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, जो चैरियट होता है वो क्या करता है, वो एक तरीके के ग्रेव में जाकर के स्टॉप हो जाता है, जिसको एमिली डिकिंसन पोएम में हाउस के नाम से बुलाती हैं, और वो ये बोलती हैं कि हमारी जर्नी जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, और वो स्टॉप कहाँ पर होती है, एक तरीके के हाउस में, जिसका जो ग्राउंड है, जिसका जो फ्लोर है वो उभरा हुआ है। ठीक है, उभरा हुआ का मतलब स्वेलिंग का मतलब कि फूला हुआ या फिर उभरा हुआ बोल लो। ठीक है, स्वेल का मतलब क्या होता है, सूझा हुआ। ठीक है, तो जो ग्राउंड है वो सूझा हुआ है। अब सूझा हुआ ग्राउंड का सीधा सा मतलब कि सूझा हुआ ग्राउंड का मतलब आप सीधा सा बना लो कि जो ग्रेव होता है, ग्रेव होती कब्रिस्तान होती है, जो कब्र होती है वही उभरी हुई होती है। ठीक है, तो जिसको एमिली डिकिंसन हाउस के नाम से बोलती हैं, और ये एक तरीके का ओरिजिनल हाउस इसको बोलती हैं कि यही हमारी जो जीवन है उसका सत्य ही यही है, कि जो कब्रिस्तान है उसका जीवन का ही सत्य यही है कि हम मिट्टी से होते हैं, पैदा होते हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई, बताई गई है। जो ग्रेव है इज ओनली द रेस्टिंग प्लेस, वो ये बताती है कि जो कब्रिस्तान है वही एक जीवन का अंतिम सत्य है और वही एक रेस्टिंग प्लेस है। ठीक है, ऑफ हर, चाहे वो खुद के लिए वो बता रही हो या फिर एवरीवन, मतलब कि हर एक आदमी के लिए वो यही बताते हैं कि जो कब्र है उसका रेस्टिंग प्लेस, उनका अंतिम जगह हर एक व्यक्ति की वही जगह है। ठीक है, हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को अंत में वहीं पर ही जाना है। ठीक है, सबका एंड पॉइंट वहीं पर ही है। ठीक है, और आगे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि इट हैज़ बीन सेंचुरीज। अब ये आगे इस पोएम में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें ये बताते हैं कि ये सारी चीज़ें जो भी इनके साथ में हो रही थी, जो डेथ थी वो उनको लेने के लिए आई, और इन्होंने रास्ते में 3 चीज़ें देखी, स्कूल्स देखे, पकी हुई फसलें देखी और सूरज की गर्मी को महसूस किया। ठीक है, तो ये सारी जो भी चीज़ें थी वो पास्ट में चल रही थी। अभी जो प्रेजेंट में है वो क्या है कि वो प्रेजेंट में ग्रेव में लेटी हुई हैं और ऐसा फील कर रही हैं कि इस चीज़ को बीते हुए